Hello, good afternoon, everyone. Are you there, my dear students? Yes or no, sir? Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. So let's begin our class. This will be regarding your practicals, which is nothing but mixture analysis. Okay? तो सुनिए जरा थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको साथ साथ और भी कुछ. अब से मेरी रिकॉर्डिंग शुरू होगी. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो अब से रिकॉर्डिंग. अभी देखिए, हमको वोगल की बुक से काम करना है, इससे पढ़ना है, इससे हमको केमिस्ट्री समझनी है. मैंने आपको बताया कि जो हम एनालिसिस इससे करेंगे लैब के अंदर, वो आजकल इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट हम करेंगे, ये बाजार में इतनी जबरदस्त हमारे पास मशीन्स आ गई है कि आप उसके अंदर अपना सॉलिड सैंपल रखिए और अपना काम कर लीजिए. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ठीक से? यस सर. हाँ, इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो बीच में पूछना, नहीं तो मैं बोलता चला जा रहा हूँ. ठीक है ना? 1 मिनट आप होल्ड करें. थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, नीचे सर. अच्छा, मैं इसको फॉर्मलाइज कर देता हूँ. अच्छा, एक से एक बुक निकाल देता हूँ ताकि आपको सबको समझ में आए. तो यानी कि ये चीज जो है करीब 100 साल पुरानी है. ये मिक्सचर एनालिसिस का जो तरीका है, ये 100 साल पुराना है. और इसमें तुम देखो ना, कितना जो मेटल्स हैं हमारे, जो कार्बोनेट, सल्फेट, ये इनका पता तो हमें 100 साल पहले लग ही गया था ना. तो ये जब पता लग गया था तो उसके एनालिसिस के तरीके थे हमारे पास.
अब तरीके थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। और ये जो हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है 1937 से जो चला आया हुआ तरीका है, इसमें थोड़ा सा ही एडिशन हुआ है। बाकी जो एडिशन हुआ है वो हुआ है इनको एनालिसिस करने की टेक्निक का। हमारे पास आज की तारीख में मेटल एटम और कैटायंस अनायंस जो भी हैं उनके बहुत बड़े तरीके आ चुके हैं, जिससे हम इन कैटायंस और अनायंस को क्वालिटेटिवली ही नहीं क्वांटिटेटिवली भी चेक कर सकते हैं। अब क्या मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली का? क्वालिटेटिवली का मतलब होता है कि हम केवल मात्र उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वेदर इट इज देयर और नॉट देयर, वेदर इट इज देयर और नॉट देयर, ये चीज उसमें है कि नहीं है, सिर्फ इतना बताते हैं। कितनी है वो क्वांटिटी हो गई, क्वालिटी हो गई कि ये है या नहीं है, क्वांटिटी हो गई कि ये कितनी है, ये तो है तो सही लेकिन ये कितनी है वो क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस अलग होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलग होता है। ये जो हम करेंगे लैब के अंदर, ये जो करते हैं जो मिक्सचर एनालिसिस, ये हमारा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है आपका, ये आजकल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं। अभी Sir, unmute yourself. वो क्या बोलते हैं दागिनी शॉप, वो जो गोल्ड स्मिथ या ज्वेलर्स के पास गए हैं कोई लोग? ज्वेलरी शॉप में जितने भी स्टूडेंट गए हैं अभी तक, उन्होंने वहां पर हो सकता है एक मशीन देखी हो, जिस मशीन के अंदर आपका Not audible, sir. Mute your. उन्होंने वो मशीन देखी है फिर से mute. मोबाइल Yes. I'm here, doctor. मतलब he writes of his own to a certain extent, but he takes the data, he takes the findings of various researchers and then compile it. Anyway, whatever is there as far as the mixture analysis is concerned, the technique which is being given in the Vogel's book is a very quite old technique, but still holds true and is valid. Okay, as far as the analysis of cations and anions are concerned, analysis of insolubles, interfering ions and rare earth is concerned, the scheme, the qualitative scheme given by Vogel is still valid and holds true and give you the correct results. Okay. So this is all about the qualitative Vogel. But what I was telling, that if you have gone to any jewelry shop and if you are given some ornament to the jeweler and have asked him whether it is pure or not, jeweler puts that ornament into a machine that is called X-ray fluorescence machine. In that machine, you just put your sample, that is the ornament or the material. That machine will tell you how much percentage of gold, copper, silver, and other associated metal ions are there or not. Likewise, there are many machines available like atomic absorption, inductive coupled plasma technique, in which you just dissolve your sample, put them into that machine, and they will give you all the elements present in that sample. Whatever time you take for the analysis of 6 to 8 cations and anions, 6 to 8 radicals in your mixture, that machine gives you the result within not fraction of second, but within minutes, machine gives you that result. Okay, so
the validity of these analysis is not I would say it should be removed, but for the sake of chemistry, because there is a lot of chemistry involved in the analysis, so that chemistry is very, very important. Instead of identifying the elements present in the sample, just identifying the elements or the radicals present in the sample. What I was, yeah, these people are disturbing. Identifying the radicals in the sample, whatever the sample is being given to you, is not a big thing. That I told you, if you have got a machine, you just put that sample into that machine and you will get the result. But still, it is being there in your syllabus and has been put intentionally just to ascertain that you should know the chemistry behind the analysis of these radicals. So that is why there is a separation technique. Cations are being analyzed separately. Anions are being analyzed separately. There is a scheme which is being followed, right? And you are not. What? कुछ problem है बेटा, क्या हुआ? Assistant from Google. Okay, so what Nirav has done, Nirav has made dear students, you must have analyzed your mixture in your TY BSc. By which book? May I know the response? कोई response करेगा? कौन सी book से किया आपने mixture analysis? नीरव के बुक से किया ना? किसी ने भी गूगल नहीं इस्तेमाल किया ना? नहीं सर। हाँ, कोई नहीं, वही मैं बताने वाला था कि क्या होता है। Sir, you are not audible. What Nirav has made Nirav has made the things simple so that you can understand. He has missed out some points which is not very, very essential, but they are desirable. So you can perform the analysis with the help of Nirav's book to a certain extent, but as far as understanding of the analysis is concerned, it is a insufficient thing. For that, you must read, you must go through the भाई लॉबी में कौन है? You must read the book of Google, and let me show you that now. Okay, you see, you are familiar with the analysis of cations and anions, but you are not familiar with the analysis of rare earth radicals. Are you able to see the screen? Yes or no, sir? अरे हेलो। Yes, sir. ये गूगल की बुक दिखाई दे रही है आपको कि नहीं दिखाई दे रही है? हाँ, यस सर, यस सर, दिखाई दे रही है ना गूगल, मतलब जो स्क्रीन पे है वो आपको सही से नजर आ रहा है ना? ठीक है, चलिए, ओके। देखिए, जस्ट प्लीज मैं आपको पहले ये बुक दिखा देना चाहता हूँ। The book is now first, the page 1 is introduction. There are experimental techniques. What are those experimental techniques? There are certain dry test, wet reactions, semi-micro operators क्या होते हैं, micro operators क्या होते हैं, spot test analysis क्या होती है, detection of metals by flame atomic spectrometric methods. ये सारी की सारी जो हैं chapter 2 के अंदर, these are various experimental techniques which are being used for the
analysis of the mixture given to you. But we will be using only 2.4, that is the semi-micro apparatus and semi-micro analytical operation. ये जो operators हैं हम इनको use करेंगे. We will not go for the macro. Macro आपने test tube किया होगा. Macro analysis आपने, you must have done it in your BSc, where you have used big test tubes, 15-20 ml test tubes. Semi-micro analysis is that analysis where you use a test tube of maximum 5 ml or 6 ml. But again, let me tell you here, if at all you get the opportunity of doing the mixture analysis even in the School of Sciences, Gujarat University in MSc semester 1, you will be provided with the technique, the same technique which you have adopted in your BSc, but that is the macro technique, whereas semi-macro technique is not being given here in Gujarat University as well, and I am the person who is responsible for it. Okay, I am the inorganic chemist, but I am not able to implement the semi-micro techniques in this Department of Chemistry for quite long time. We thought of doing that. We bought the apparatus, but the apparatus were not easily available in Gujarat. So because in Gujarat everywhere they are not adopting the semi-micro technique. They are adopting macro technique, and that's all. I will not elaborate much on that, but I'm telling you that whatever you will be doing, whatever you have done in your BSc, in MSc semester 1, it is the extension of what you have done in BSc. Like I have introduced the insoluble thing. What are the insoluble? One insoluble should be there in the mixture, and one rare earth at least should be there. Because I'm telling you, in 1980, I was doing my MSc, and even at 40 years before, I used to carry out the test with this semi-micro analysis. Okay. और वो जो सेमी माइक्रो एनालिसिस हम करते थे, we used to analyze 8 radicals in that. When I'm saying in Delhi University in 1980, it is me who was doing MSc in 1980. But prior to that, even my teachers who have done their BSc or who have done their MSc in 1950s, they were also performing 8 radicals in the MSc. Here in our university, only this year we have introduced 8 radicals. Prior to that, I am working here from 1991 to 2020. In last 30 years, every student has done only 6 radicals, and out of that 6 radicals, only 1 radical was used to be there. स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये लास्ट ईयर का लेक्चर है, तो उसमें मैंने बताया कि इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है 8 रेडिकल्स, बट इट इज नॉट ट्रू. 8 रेडिकल लास्ट ईयर भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे. लास्ट ईयर भी हमने केवल इसको इसी तरीके से बताया था. देयर वाज नो फिजिकल प्रैक्टिकल्स, केवल ऑनलाइन प्रैक्टिकल ही हुए थे. ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्या हुए थे? ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस हुई थी, प्रैक्टिकल तो कहाँ हो सकते हैं ऑनलाइन. तो इस साल भी दुर्भाग्यवश ऐसा ही हो रहा है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ऑनलाइन आपको सिर्फ समझना पड़ेगा. हम आपको प्रैक्टिकल के परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे फिजिकली इस साल भी. लेकिन सेकंड सेमेस्टर से उम्मीद है, वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड सो दैट योर प्रैक्टिकल्स इन सेकंड सेमेस्टर, विच इज वी एक्सपेक्ट कि 1 मार्च से आपका जो है सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है. तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं नीचे लैब के अंदर. ठीक है, तो अभी आप ये सुनिए. Now this year the syllabus has been revised, and now there are 8 radicals. In that 8 radicals also only 1 rare is given, not 2 rare earths. Whereas I am telling you, in Delhi University for the last 60-70 years, it has been a practice
to carry out 8 radicals in the mixture. Okay. So this is the state of affair, and we cannot do much in that because there are a lot of local constraints, because this mixture analysis is also there in colleges, so they might not be having the complete infrastructure, might not be having the trained faculty to do that. And again, here we have still in this year as well, we are not able to carry out the semi-micro thing because semi-micro needs smaller test tubes, centrifuge, where centrifugation process is of extreme importance. And so apparatus are different for semi-micro analysis than the macro analysis which you have done in your BSc. Okay, so this is the background with which we will be dealing our forthcoming practicals. Okay, if at all we happen to do that in labs. Okay, so so they are the various experimental techniques which have been used for the analysis of cations and anions in a mixture. Now you see this is very important. Reaction of cations, lead, these are what now. They are being divided into group 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5. They have been divided like that. I will come on that also. So these are the reactions of various cations. Means what? These are the reactions which mercury, which lead or silver, no, they exhibit. Okay, which they exhibit. So here we come to know about the chemistry. Now you see this is special test for small amount of arsenic. Okay. Now this is a table 3.20 if you see. Second. Okay. This was 3.3 you see. Page number 61. Are you able to see this? Yes, sir. Yes, sir. This is the first group of cations, lead, mercury, and silver, which you used to do in your BSc. Correct? And again, second group cations कौन से हैं? Mercury, lead, bismuth, copper, cadmium, arsenic, and antimony, tin. These are the group 2 cations which you have been doing in your BSc. Correct? Then what happened? Is there anything wrong? चल रहा है सब ठीक है. Now third group is what? Third group is this: iron, aluminium, chromium. Okay, ये और these are the test of these cations like nickel. Nickel के जो test है वो निकल किस तरीके से बिहेव करेगा? निकल इस तरीके से, यानी कि there are 4 pages which are there on the nickel कि निकल कौन कौन से टेस्ट को कैसे कैसे परफॉर्म करेगा. Means how nickel is going to behave with the different reagents, how nickel will show its presence with different reagents, under what conditions nickel will show its presence with that reagent. Okay, so like nickel, magnesium, so they have got their individual tests. But when they are in the mixture, they will behave differently. Differently means you have to analyze because there are 4 individually nickel behaves this way, but when in mixture we have to have a separation technique so that nickel, manganese, zinc and all other metal ions which are there in this group do not interfere, and we are able to separate them and know whether it is present or not present. Likewise in the 4th group you see Sir, you are not audible. okay now. And in 5th group, magnesium, sodium, potassium, and ammonium. Now, let me make you understand that in your MSc, you have not to report
potassium, sodium. Okay, sodium and potassium, even if they are present in your mixture, you will not report that, because when we prepare the mixture, they are likely to come in your mixture, because we take sodium chloride, potassium chloride, or some salts of sodium and potassium. So we don't entertain sodium and potassium. We don't entertain presence of sodium and potassium in the mixture. Apart from sodium and potassium, you have to report 8 radicals. Okay. Ammonium, yes, we need ammonium. And these are the reaction of various anions, carbonate, these are the various anions which you have to analyze. Yes, शोर बंद कीजिए, शोर बंद कीजिए. Sir, not audible. Spatial test and separations. सर आवाज नहीं आ रही है. बेटा आ तो रही है, अब आ रही है ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जामिनेशन ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यू, ये इंपॉर्टेंट है. आप ये नोट कर लीजिए, वोगल की 7th बुक के अंदर ये इंपॉर्टेंट है. This is important, okay, for you to study. Examination of insoluble. फिर यह है टेस्टिंग ऑफ ए सिंगल कैटायन इन सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट फॉर मिक्सचर ऑफ एनायंस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. 5.9 मिक्सचर ऑफ एनायंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है. But I am not. If all the fours are together, how you are going to test that? आपके पास कार्बोनेट सल्फाइट है, how do you are going to test that? If you have got sulfite, thiosulfate, sulfate and sulfide, 4 anions are there, how you are going to test them? Okay, and then there are individual, like phosphate is there, and let me show it to you that are you able to see this board? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. बोलो पहले. ये देखिए, इसमें आपके पास होते हैं इंटरफेयरिंग आयंस. इंटरफेयरिंग आयंस कौन से होते हैं? फॉस्फेट, क्लोराइड, Yeah.
ऑक्सलेट एंड बोरेट। ठीक है, ये आपको रिमूव करने होते हैं बिफोर यू प्रोसीड फॉर थर्ड ए ग्रुप। ओके, फिर आपके पास होते हैं इनसॉल्युबल्स। इनसॉल्युबल्स में आपके पास जो होते हैं मेनली सल्फेट्स, फ्लोराइड। ये जो कैल्शियम फ्लोराइड का जो इट इज इन वाइट इन कलर। ये मैं आपको और बता दूंगा, जैसे बेरियम सल्फेट है, इट इज इनसॉल्युबल। ओके, Al2O3 है, ये इनसॉल्युबल है। लेड सल्फेट है, ये इनसॉल्युबल है। So there will be a scheme how to separate insolubles, कि insolubles को कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, अभी मैं मैं कैसे बताऊं आपको कि ओके, सबसे पहले as soon as you enter into the lab, make soda extract। सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस मिक्सचर, बॉयल इट। अब इसकी कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए? मिक्सचर 1 पार्ट मिक्सचर, 10 पार्ट सोडियम क्लोराइड, 25 पार्ट्स वाटर, या ऐसा कोई लेकर आप उसको बॉयल कीजिए फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट तक आप बॉयल कर रहे हैं उसको, तो 15 मिनट तक क्या करेंगे आप टेस्ट करेंगे कार्बोनेट का, आप टेस्ट करेंगे क्लोराइड का, आप टेस्ट करेंगे अमोनिया का, आप टेस्ट करेंगे सल्फाइड का, आप टेस्ट करेंगे अमोनियम सल्फाइड कार्बोनेट। हाँ चलिए, यही टेस्ट कर लिया आपने। नहीं, फ्लोराइड का टेस्ट कर सकते हैं आप, फ्लोराइड। अब ये क्या हो रहा है, ये टेस्ट, और फिर क्या कर सकते हैं, 6 एसीटेट। ये टेस्ट जब तक आपका ये मिक्सचर बॉयल हो रहा है, समझ रहे हो, मिक्सचर में आपने सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है 10 टाइम्स और 25 गुना पानी डाला हुआ है, यानी कि आपने 0.5 ग्राम ये लिया है, तो आपने 5 ग्राम ये लिया होगा सोडियम कार्बोनेट और 25 ml वाटर लिया होगा आपने, है ना। 25, 30, 40 ml भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू आर बॉइलिंग इट। तो 15-20 मिनट तक बॉयल करते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी आपके वो कैटायन, जितने भी आपके पास अनायंस हैं, ये दिस इज फॉर एनालिसिस ऑफ अनायंस। ये जो अनायंस के एनालिसिस के लिए, ऑल दी अनायंस will come in the soluble form of sodium salt। अभी जो आपका जो मिक्सचर के अंदर सल्फेट था, बोरेट था, फॉस्फेट था, कार्बोनेट था, कार्बोनेट तो छोड़िए, कार्बोनेट को रहने दीजिए, फ्लोराइड है ना, ब्रोमाइड है, कुछ भी आपका जो मिक्सचर में कोई भी एनायन था, दैट विल कम एज सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम, है ना, कुछ भी करके वो सोडियम की सॉल्ट बन के आ जाएगा, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। करेक्ट? ये आपका काम चल रहा है 15 मिनट्स के अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट?
यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है सर। अब ये 15 मिनट तक जब ये आपका बर्नर पर हीटिंग हो रहा है, जब ये बर्नर पर हीटिंग चल रहा है, तब आप क्या करेंगे? बातें करेंगे अपने फ्रेंड से? मोबाइल पे बातें करेंगे क्या? नो सर। नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो टेस्ट है ना 5-6 टेस्ट, ये हम कर सकते हैं। कार्बोनेट का टेस्ट क्या है? डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर आप कर सकते हैं। कार्बोनेट का टेस्ट होता है ये बस एफर्वेसेंस आएंगे आपके पास डाइल्यूट H2SO4 के साथ या डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। क्लोराइड के लिए हमको डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर कर सकते हैं, डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर। कौन सा? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। मैं आपको बता नहीं रहा ये कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। ये बिल्कुल ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि क्लोराइड की प्रेजेंट है कि नहीं है, ये आप डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर कर रहा हूं मैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इट इज आई एम डूइंग इट इन डायरेक्ट मिक्सचर, नो इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस जो है वो फिर आपको तजुर्बे के साथ, विद योर एक्सपीरियंस, यू शुड नो वेदर हाउ मच इंटरफेरेंस इज देयर और नॉट। Carbonate, you just simply take the mixture on a watch glass and put a drop or two of dilute H2SO4. If effervescence comes, then carbonate is there. Please do not confuse. Please do not confuse with effervescence from carbonate and सल्फाइड। सल्फाइड के अंदर वेरी लेस, कार्बोनेट के अंदर विगरस, ठीक है ना। थोड़ा सा सल्फाइड के अंदर कभी कभी आपको लगता है कि ये अरे एफर्वेसेंस आ रही है तो शायद ये कार्बोनेट है। नो, कार्बोनेट और सल्फाइड का आपको ये इट विल कम विद एक्सपीरियंस। With experience, you will be able to distinguish कि कार्बोनेट है कि सल्फाइड है। Sometimes the amount of salt is less, so we are not able to identify कि कार्बोनेट कैसे, मतलब the amount of carbonate is less, so therefore effervescence will also be less, तो इसलिए नल नहीं चलता है। Correct? Now ammonium ion, just simple pellet of सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मिक्सचर। ये आप करते हैं पैलेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप अपनी फिंगर टिप पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक पैलेट लीजिए, छोटी सी तोड़कर, है ना, और उसमें मिक्सचर ले लीजिए और उसको रब कीजिए। अगर उसमें अमोनिया की स्मेल आती है, इफ यू आर नो गेटिंग द स्मेल ऑफ अमोनिया व्हेन यू रब a pellet of sodium hydroxide and your mixture on your fingertip, more or less you can say that ammonium ion is there. So these are all what? Preliminary tests. Preliminary. But if you are an experienced person, then these preliminary tests will be a determining factor in your results, that you can say only with the help of your preliminary results that up to the tune of 90 to 95% whether the presence of these radicals are there or not. Okay, likewise if sulfide is there, if there is sulfide, you just rub with dilute HCl. I'm sorry, what is happened? Sulfide के लिए just take the salt or mixture on your fingertip, put a drop of dilute HCl
I'm saying dilute HCl. Now the girls will say, no, sir, it is corrosive. Yeah, it is corrosive. So you should not go for that. But if you want to really do it, it is a very simple test. If it smells of rotten eggs, dilute HCl, rotten eggs means sulfide is there. Like mixture plus dilute HCl, rub on your fingertips, smell of vinegar. Vinegar means citric acid. Sorry, vinegar means not citric acid, acetic acid. एसिडिक एसिड, स्मेल ऑफ विनेगर। ये चाउमीन खाते हैं ना, नूडल्स खाते हैं, वो जो उसमें सिरका डालते हैं उसकी स्मेल होती है, तो दैट इज दी नथिंग बट एसिडिक एसिड। तो अगर आप मिक्सचर को अपने फिंगर टिप्स में लेंगे, डाइल्यूट एसिड डालेंगे और उसको रब करेंगे, इफ देयर इज अ स्मेल ऑफ विनेगर इज देयर, एसिडिक एसिड देयर, तो इसका मतलब एसिडेट है। फ्लोराइड के लिए मिक्सचर प्लस सैंड प्लस H2SO4, ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट कीजिए इसको, है ना। और फिर अगर आप जो है ब्रिंग ए ग्लास रॉड डिप्ड इन वाटर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसमें कुछ ग्रीसी लेयर आएगी तो आपको वो कंफर्म होता है कि ये फ्लोराइड है। तो मैं इसको आप यहाँ से हटाएं और ये देखें कि हम जब आपका सोडा एक्सट्रैक्ट बन रहा है, इन द मीन टाइम यू कैन टेस्ट फ्लोराइड, क्लोराइड, अमोनियम, कार्बोनेट, एसीटेट, एंड व्हाट, क्या था और क्या था? सल्फाइड। सल्फाइड। ये टेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपका काफी हद तक तो आपको मिल जाएगा, एक आधा तो इसमें मिल जाएगा, एक दो रेडिकल तो, ठीक है। तो आप अपने टेस्ट को और अच्छे से मतलब, और इन द मीन टाइम क्या हुआ, आपने ये सब टेस्ट कर लिए तो आपका सोडा एक्सट्रैक्ट रेडी हो गया, राइट। सोडा एक्सट्रैक्ट रेडी हो गया तो इसको आप फिल्टर कर लीजिए। तो जो फिल्ट्रेट आएगा आपका, फिल्ट्रेट विल बी दी soluble form of anions in the form of their सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये आपके एक तरह से हो गए और ये आपका फिल्ट्रेट में। अब आपके पास ये तैयार है पूरा का पूरा। ये किसके लिए है हमारे पास? ये हमारे पास है उसके लिए, क्या कहते हैं, अनायंस के लिए। अनायंस की एनालिसिस के लिए हमारे पास ये पूरा का पूरा तैयार है। इसमें आप एक और टेस्ट कर सकते हैं फॉस्फेट का, और उसका कौन सा टेस्ट होता है? अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ आप टेस्ट करेंगे इसको, तो आपके ये येलो पीपीटी आते हैं, बट इसको रिकन्फर्म करना पड़ता है। तो आपका ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप ये सब टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको, अभी क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको और बताऊंगा। अभी इसके ऊपर 2-3 क्लासेस और हो सकती हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ले चलता हूँ उधर, इसमें बुक में। ये जो बुक है इसमें यहीं तक पहुंचे थे, पेज नंबर 265 तक, करेक्ट। अब आ रहा है चैप्टर 6 में रिएक्शन ऑफ, क्या हुआ नाउ, रिएक्शन ऑफ लेस कॉमन आयन, मतलब रेयर अर्थ के अंदर। अब आप हेलो
देखिए यस सर। Yes, yes. 6.5 देखिए, अभी आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि अपने पास जो कैटायंस थे, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रेयर अर्थ जो है, रेयर आयंस, लेस कॉमन आयंस आर ओनली कैटायंस, दे आर नॉट दी अनायंस। ओके, तो लेस फेमिलियर आयंस आर कैटायंस, यानी कि रेयर अर्थ जो हैं वो अनायंस नहीं होते हैं। रेयर अर्थ का मतलब है कि मेटल सॉल्ट्स जो कि बहुत रेयर होते हैं, यानी कि बहुत कम परसेंटेज में या 1% से कम परसेंटेज में पाए जाते हैं, वो हमारे रेयर अर्थ कैटायंस होते हैं। अभी फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप देखोगे कौन से हैं, थैलियम और टंगस्टन। अब थैलियम और टंगस्टन को हमको फर्स्ट ग्रुप में ये आते हैं। व्हाट इज दैट, कि हमारे पास लेड, मरकरी एंड सिल्वर वर देयर अप टू बीएससी। बीएससी में क्या था हमारे पास, लेड, मरकरी एंड सिल्वर। lead, mercury and silver was there in BSc. In MSc, these rare earths are also included. Thallium, thallium 1, thallium 3 और tungsten. थैलियम का हम थैलियम +1 ही लेते हैं, थैलियम 3 नहीं लेते हैं। थैलियम और टंगस्टन लेते हैं। पहले भी हमारे पास स्कीम थी, ऊपर देखो यहाँ पर, कहाँ पर, ये देखो फर्स्ट ग्रुप कैटायंस, लेड, मरकरी और ये, ठीक है ना। इसकी स्कीम थी हमारे पास, पेज नंबर 61 पे देखें जरा। देख रहे हो, टेबुलेटिंग क्या कर रहे थे, लेड, मरकरी और सिल्वर को कैसे एनालाइज किया जाता है। ये एक टेबल बनी हुई है ना, ये आपके नीरव की बुक में भी होगी टेबल, ये वाली, करेक्ट Yes. ना। Yes, sir. ये था बीएससी की टेबल, टेबल 3.2 थी हमारे पास बीएससी के अंदर। लेकिन अभी हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये अभी ये 3.3 की टेबल जो थी ये, और अब हम लेंगे टेबल कौन सी, ये वाली, पेज नंबर 278 पर। ओके, नाउ लेट अस गो टू पेज नंबर 278। यस, टेबल 6.1 देख रहे हैं आप। This is the Yes, sir. separation and identification of group 1 cations in the presence of thallium and tungsten. अभी यहाँ पर देखिए, मरकरी भी है, सिल्वर भी है, लेड भी है, थैलियम भी है और टंगस्टन भी है। देख रहे हो, ये टंगस्टन दिखाई दे रहा है आपको ना, कैसे टंगस्टन, मरकरी हो गया, यहाँ पर सिल्वर हो गया, लेड हो गया, थैलियम। ओके, थैलियम भी यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, लेड भी टेस्ट हो रहा है, टंगस्टन भी, मरकरी भी और सिल्वर भी। तो दिस इज अ टेबल विच इंक्लूड्स योर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एज वेल। सो आप अपनी एमएससी सेमेस्टर 1 में जो आप एनालिसिस करेंगे, ग्रुप 1 को जो एनालाइज करेंगे, तो यू विल फॉलो दिस टेबल। ओके, करेक्ट। Okay, sir. Yes, sir. अभी और Okay, sir. नेक्स्ट भी देख लेते हैं। हाँ, अब ये टेबल 6.2 है, वो 6.1 थी, ये 6.2 है। इसमें क्या है, दिस इज द सेपरेशन ऑफ ग्रुप 2 कैटायंस सेकंड ए एंड सेकंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम, गोल्ड, प्लेटिनम, प्लेटिनम, सिलिरियम एंड टेलुरियम। ये क्या है, आपका जो सेकंड ग्रुप में आप क्या निकालते आ रहे थे अभी तक, क्या, मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, है ना, ये निकालते थे आप। लेकिन इसके अंदर अब जो है, आप मोलिब्डेनम, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, सेलेनियम एंड टेलुरियम,
ये रेयर एलिमेंट हैं जो कि इस टेबल में इंक्लूड किए हुए हैं, दे आर बीन इंक्लूडेड इन दिस टेबल, और आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी टेबल है, देखो 6.3 में ये किस तरीके से आप इसको सेपरेट करेंगे। ओके, सेकंड और सेकंड बी के अंदर ये सारी टेबल्स लिखी हुई हैं। ओके, तो ये आपके पास 6.2 ये हो गया। और फिर उसके बाद चलो मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर ले जाकर। अभी मैंने क्या दिखाया आपको कि 6.1 सेक्शन 6.14 के अंदर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 कैटायंस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, पेज नंबर 291 पे। तो ये जो टेबल है इस पेज के ऊपर वो आपको बताएगी कि आप जो बीएससी में करते थे उसके एडिशन में जो और रेयर एलिमेंट हैं इनकी प्रेजेंस, हेलो, इनकी प्रेजेंस यस सर। क्या हो गया, ठीक तो चल रहा है? हाँ, इन रेयर Yes, sir. अर्थ की प्रेजेंस में आप अपनी मिक्सचर एनालिसिस कैसे करेंगे। फिर उसके बाद है ये टेबल 3 कि आपके पास ग्रुप 3A में आपके पास टाइटेनियम, जिरकोनियम, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, वेनेडियम, थैलियम एंड मॉलिब्डेनम होते हैं। इनकी प्रेजेंस में आप आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे, या एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन की प्रेजेंस के अंदर आप इन रेयर अर्थ्स को कैसे टेस्ट करोगे, ये दिया हुआ है पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे बोलो? 308 पे, करेक्ट। इसके अलावा लिथियम भी देते हैं, लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में देते हैं, लिथियम का कैसे टेस्ट करते हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और रेयर अर्थ जो होते हैं वो कौन कौन से ग्रुप में हुए, फर्स्ट ग्रुप में हुए, सेकंड बी में हुए, थर्ड ए में हुए। थर्ड बी में जहां पर जिंक, मैग्नीज और कोबाल्ट आते हैं, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक जहां पर आते हैं उसके अंदर रेयर अर्थ नहीं फाइंड करते हैं। बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम के ग्रुप में भी हम रेयर अर्थ नहीं फाइंड करते हैं। रेयर एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो ग्रुप 1, 2 और 3 में ही होते हैं। ठीक है, ओके बस। अब मैं थक गया, मैंने 3 घंटे आज आपको परेशान किया है, आप भी परेशान हुए, मैं भी हुआ हूँ, लेकिन बहुत थक गया हूँ मैं। अब मैं इस क्लास को बंद करता हूँ, नेक्स्ट टाइम लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब लेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके में कंप्लीट वन यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट में among all your friends and colleagues in the ionic product greater than chloride है ना? तो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हेलो, यस सर। यस सर। कहां तक आपको Yes, समझ में आया? sir. ये एनायंस का समझ में आ गया कि एनायंस कैसे, जब तक आपका सोडा एक्सट्रैक्ट बन रहा है कैसे टेस्ट करने हैं आपको? यस सर। यस है ना? सर। अभी कैटायंस के बारे में थोड़ा शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कहां तक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा इनको और बताया था। इसमें आपने बुक जो देखी ना वोगल की बुक में मैंने आपको सब टेबल्स यहाँ पर दिखा दिए हैं, ठीक है ना? तो वो टेबल के हिसाब से ही आपको मिक्सचर एनालिसिस करना होता है। ये बुक वोगल की आपके पास होगी सबके पास, या ये मैंने इसमें रखी हुई है, इसके अंदर टीम के ऊपर रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं और आगे कैसे इसको करते हैं हम। राइट स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। गुड।
हाँ देखा, हम यहीं पे तो थे। गुड। ये जो लेड क्लोराइड है ना, इसका बड़ा आपको मालूम होगा, ये एक होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? कोई बता सकता है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है कि जो आपके आयंस हैं वो कितने हद तक सॉल्युबल होंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर। अभी जब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि IP इज ग्रेटर देन SP, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। ओके, मैंने आपको ये बताया कि ये लेड क्लोराइड आपका फर्स्ट ग्रुप में होता है, और ये फर्स्ट ग्रुप में लेड क्लोराइड जो है ये सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, लेकिन ये हॉट वाटर में ही सॉल्युबल होता है। और जैसे ही आप इसको क्या कहते हैं ठंडा करेंगे, इफ यू विल कूल इट डाउन। अच्छा, वो डैनियल इज देयर इन द क्लास और नॉट? हेलो? No, sir. ડેનિયલ ખોવાઈ ગયો છે, મોટા ભાગે લેક્ચર નથી ભરતો હવે. No, actually he was, we must understand his difficulty as well, because if we go out somewhere, and if there is a chance of you being learning in Gujarati or Hindi, so it will be in English as well as in Hindi, so we should take help of में ये precipitate हो जाता है। तो इसलिए we have to be very very careful whenever we are making the original solution। ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर यही होता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम क्या है, वी रादर नॉट वी यूजुअली डोंट गेट क्लियर सॉल्यूशन। सपोज वाटर में अगर सारा सॉल्ट सॉल्युबल हो जाए तो ये क्लियर सॉल्यूशन आ गया ना हमारे पास। अब इस क्लियर सॉल्यूशन में अगर हम डाइल्यूट HCl डाल दें और प्रेसिपिटेशन हो जाए तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। यस सर, नो सर? यस सर। हाँ, और लेकिन ऐसा कभी रेयरली, कभी ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। ये ऐसा तो होता ही नहीं है कि भाई आपने सोल्यूशन लिया, सॉल्ट लिया, मिक्सचर लिया और मिक्सचर को आपने डिसॉल्व किया पानी के अंदर और सारा का सारा मिक्सचर डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर। मतलब ही नहीं उठता ऐसा। समझ में आई ना बात? यस सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर लिया और थोड़ा सा अब मेरी बातों को समझो। और इसमें ट्रिकी क्या होता है बेटा कि आपने जब वाटर में मिक्सचर लिया है ना, आपने इसको हीट किया। हीट करने पर आपने देखा अरे कुछ डिसॉल्व होता है ना, और फिर कूलिंग पर प्रेसिपिटेट होता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है तो आप कहेंगे अरे इसके अंदर इसका मतलब जो है ये प्रेसिपिटेट लेड क्लोराइड के हैं, यानी कि लेड प्रेजेंट है। यस सर, नो सर? जैसे आपके मिक्सचर में लेड एसीटेट लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ओके, जिरकोनियम
क्लोराइड लिया हुआ, जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड। ये अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्ट है, ये तीनों के तीनों मिल गए, मिक्सचर बन गया, और ये तीनों के तीनों बिल्कुल वाटर सॉल्युबल है। अब ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसमें क्या होगा, आप मेरी बात को समझ के चलें बेटा, मैं आपको कंफ्यूज भी करता जा रहा हूँ और समझाता भी जा रहा हूँ। अभी लेड, ये मैंने कहा वाटर सॉल्युबल, अरे वाटर सॉल्युबल तो है, लेकिन लेड एसीटेट प्लस कॉपर सल्फेट, अब ये लेड सल्फेट बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पर? तो ये जो लेड सल्फेट है ये इनसॉल्युबल की तरह आ जाएगा आपके पास। यस सर, नो सर? यस सर। और नहीं तो ये लेड के साथ ये आपका जिरकोनियम क्लोराइड जो आपने लिया है यहाँ पर, ये लेड क्लोराइड बन जाएगा इसका, और ये कोल्ड सोल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट होना शुरू कर देगा। है ना कंफ्यूजन? आप मेरी शक्ल देख पा रहे हो कि नहीं? यस सर, देख पा रहे हैं। यस। हाँ, तो जब मैं स्थिति आएगी तो कैसे डील करें? फर्स्ट ग्रुप में सब कुछ था, ठीक था, लेड है भी, फिर भी नहीं आ रहा है लेड, प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, है ना? और कभी जिसको बॉईल करते हैं तो फिर ठंडा करा तो फिर प्रेसिपिटेट आ गए, ठीक है ना? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले वाटर एक्सट्रैक्ट बना लें, फिर डाइल्यूट HCl एक्सट्रैक्ट। तीन, जब मैं कहता हूं एक्सट्रैक्ट बना लें, इसका क्या मतलब है कि हम वाटर प्लस मिक्सचर को बॉईल करें, डाइल्यूट HCl और मिक्सचर को बॉईल करें, कंसंट्रेटेड HCl और मिक्सचर को बॉईल करें, ठीक है ना? तो जब, और जो यहां पर हम ले लेते हैं, ये एक्सट्रैक्ट वाटर प्लस मिक्सचर, ये एक्सट्रैक्ट कैसे आएंगे आपके पास? ये आएंगे आपके पास जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है ना? तो जो ये सेंट्रीफ्यूगेट होता है, सेंट्रीफ्यूगेट आपको बताया था क्या होता है? जो ऊपर का क्लियर सॉल्यूशन, करेक्ट? यस सर, नो सर? यस सर। अब जो क्लियर sir. सॉल्यूशन, आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टीचिंग हियर? हेलो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टीचिंग ओवर हियर? यस सर। हम ये बता रहे हैं कि जो ग्रुप कैटायन एनायंस तुमने बता दिए कैसे निकालते हैं, सभी के टेस्ट होंगे, एक के प्रेजेंस में दूसरे को कैसे निकाला जाता है, ये सब उसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर। अभी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने की प्रॉब्लम आती है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाए। ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब ऐसा है कि इसमें सारा का सारा मिक्सचर डिजोल्व हो जाए। अगर पानी में सारा मिक्सचर डिजोल्व होता है तो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाता है। उसमें फिर आप डाइल्यूट HCl डालिए, प्रेसिपिटेट आ गया, फर्स्ट ग्रुप आ गया आपका। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से वाटर एक्सट्रैक्ट बना लीजिए, फिर डाइल्यूट HCl एक्सट्रैक्ट, फिर कंसंट्रेटेड HCl एक्सट्रैक्ट, उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये सुनिए, है यहां से आएगा हमारे पास क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम 1, क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम 2, क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम 3। अब इन तीनों को जब हमने मिक्स किया तो क्या बन गया हमारे पास? ये डाइल्यूट HCl वाला सोल्यूशन बन गया। डाइल्यूट HCl का क्लियर सोल्यूशन होना चाहिए, बट if precipitation occurs
precipitation occurs after mixing, then first group is present. समझ में आई सर बात आपको? ये Yes, कहानी sir. समझ में आ रही है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? पानी में हमने लिया, कोई चीज ऐसा हो सकती है क्योंकि लेड का कोई सॉल्ट ऐसा या फर्स्ट ग्रुप के कोई सॉल्ट ऐसे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होंगे, डाइल्यूट HCl में भी सॉल्युबल नहीं तो कंसंट्रेटेड HCl में सॉल्युबल होंगे। लेकिन जब हमने तीनों को मिक्स कर दिया ऐसे, ये क्या किया हमने? बॉयल किया, फिर एक्सट्रैक्ट ले लिया, ठीक है ना? अगर यहीं पर ही हमारे यहाँ पर प्रेसिपिटेट, हमारे पास क्या आएंगे? सेंट्रीफ्यूगेट आएगा प्लस प्रेसिपिटेट आएगा। अब ये इसका जो वाटर एक्सट्रैक्ट है, वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर इसको देखिए जरा, वाटर एक्सट्रैक्ट मींस सेंट्रीफ्यूगेट। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेट ये हो गया, we are left with residue। अभी ये जो वाटर एक्सट्रैक्ट था हमारे पास, उसका जो सेंट्रीफ्यूगेट था ये हमने ले लिया, वाटर एक्सट्रैक्ट। अब जो रेजिड्यू है, इस रेजिड्यू को मैंने क्या किया? डाइल्यूट HCl में ट्रीट किया, बॉयल किया, क्या आ गया मेरे पास? सेंट्रीफ्यूगेट और रेजिड्यू। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेट है मेरा, इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, यानी कि ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगेट, डाइल्यूट HCl, एक्सट्रैक्ट, करेक्ट। अब ये रेजिड्यू को मैंने कंसंट्रेटेड HCl और बॉयल किया, बॉयल करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? सेंट्रीफ्यूगेट प्लस रेजिड्यू। इस रेजिड्यू को क्या कहा मैंने? इनसॉल्युबल। और ये जो सेंट्रीफ्यूगेट आया, ये क्या है मेरे पास? कंसंट्रेटेड HCl, एक्सट्रैक्ट, करेक्ट। अब मैंने इसको और इसको यहां पर मिक्स कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया? ये डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। और उसके अंदर प्रेसिपिटेट अगर आता है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट। अब कहानी समझ में आ रही है कुछ? Yes, sir. अब आपने क्या लिया? अब फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्रेसिपिटेट अगर आ गया तो ये फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है तो क्या है? जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, मैं भी बाद में मिलता हूँ, अभी कोई आ गया है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया जो कि विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्लस डाइल्यूट HCl प्लस कंसंट्रेटेड HCl, एक्सट्रैक्ट। अब ये जो सॉल्यूशन है, अगर ये प्रेसिपिटेट आ गए, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट हो गया, नहीं है इसको, या तो ये फिल्टर कर लिया हमने, इसको फिल्टर कर लिया, तो जो सेंट्रीफ्यूगेट है we can proceed with it for second group, ठीक है ना? ये सेंट्रीफ्यूगेट, अगर if no precipitate, if no PPT means
first group is absent and we can proceed for second group. अब क्लियर हो गया है तुमको? Yes, sir. और ये जो Yes, sir. हमारे पास पहले जो थे, जो रेजिड्यू आया था हमारे पास, कहां से? वाटर एक्सट्रैक्ट का रेजिड्यू फ्रॉम वाटर प्लस डाइल्यूट HCl प्लस कंसंट्रेटेड HCl में भी जो सॉल्यूबल नहीं था, जो इनसॉल्यूबल था, ये जो रेजिड्यू आया था, वो हम उसको क्या करेंगे? इनसॉल्यूबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये बात अब इंपॉर्टेंट है बहुत जानने की। अब जो हमारे पास जो इनसॉल्यूबल्स होते हैं उसकी भी कि होंगे, व्हाइट इनसॉल्यूबल कौन से हैं, है ना, येलो वाले कौन से हैं, ब्राउन वाले कौन से हैं। व्हाइट में यूजुअली लेड सल्फेट होता है ना, बेरियम सल्फेट होता है, स्ट्रोंशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। येलो में आपका जो है ये हो जाता है टंगस्टिक एसिड होता है। ब्राउन में कुछ आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना, और व्हाइट के अंदर आपका ये टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। ये इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल की एक अलग से इनसॉल्यूबल्स की स्कीम है वोगल के अंदर, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी ये स्कीम्स इनसॉल्यूबल की होती है, एक होता है, फिर दोबारा से ये आपको चेक करने पड़ेंगे। ये आपके पास कैसे आ जाएंगे? आपके पास कंसंट्रेटेड HCl एक्सट्रैक्ट से आ जाएंगे। अभी मैंने आपको मना किया है, बी केयरफुल इन यूजिंग HNO3 for group analysis. HNO3 क्या होता है? It is a strong oxidizing agent, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जब भी आप सेकेंड ग्रुप में H2S पास करेंगे, जरा सा भी ट्रेस HNO3 का होगा तो वो सल्फर को प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है। इसलिए वी शुड अवॉइड यूजिंग HNO3 इन ग्रुप एनालिसिस। आर यू ओके विद इट व्हाट आई एम सेइंग? अगर फर्स्ट ग्रुप में आपने एक्वारीजिया बनाया है, फर्स्ट ग्रुप में एक्वारीजिया, बनाया है आपने HCl प्लस HNO3 का, तो क्या हो जाएगा? आपको उसको बोलते हैं कि एवेपोरेट करना पड़ेगा, एवेपोरेट अप टू ड्राइनेस, है ना, फिर आप बनाते हैं। तो मैं कह रहा था कि इसको आप अवॉइड करें, बल्कि आप जो रेजिड्यू आता है उसको आप इंसॉल्युबल की तरह ट्रीट करें तो आपको अच्छा लगेगा। और HNO3 नो, फर्स्ट ग्रुप में HNO3 जरा सा भी रह जाएगा तो जब सेकंड ग्रुप में आप H2S पास करेंगे तो ये सल्फर, सेकंड ग्रुप में आप H2S पास करते हैं तो क्या होता है? सल्फाइड प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर HNO3 होगा तो क्या हो जाएगा? आपका सल्फर विल precipitate. H2S is a reducing agent and HNO3 is oxidizing agent. दोनों मिलकर आपका क्लियर हो गया? Yes, Yes sir. sir, no sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay.
अभी ये तो मैंने बताया। अब इनसॉल्युबल को सेपरेट कर, इनसॉल्युबल कैसे ट्रीट करना है वो दूसरी स्कीम है ना। इनसॉल्युबल की स्कीम मैं नहीं बताऊंगा, आप वो अखबार में, वो अखबार क्या क्या मतलब वो बुक में से पढ़ लीजिएगा आप, है ना, क्योंकि उसमें हाँ मैं ये सिर्फ बता सकता हूँ कि आपको जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू एज insoluble, it should be washed properly so that only single salt remains। जैसे आपने इंसॉल्युबल आपका स्ट्रोंशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या बेरियम सल्फेट या लेड सल्फेट, अभी अगर आपका जो रेजिड्यू है, इफ दैट इज नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड, उसमें कुछ अगर प्लस इम्प्योरिटी अगर कोई है इसके अंदर, अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो दैट इम्प्योरिटी विल इंटरफियर विद दिस, इसके फ्लेम टेस्ट में। फ्लेम टेस्ट जो करेंगे आप इसका, क्योंकि कैल्शियम कैसे देता है, ये ब्रिक रेड देता है, ये ग्रीन रेड देता है फ्लेम, ये क्या देता है, ये ब्रिक रेड है ना, आपको मालूम है कि नहीं है? बेरियम सल्फेट क्या देता है, ये ग्रीन फ्लेम देता है, और स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड है ना, और ये लेड सल्फेट कोई देता नहीं है। लेड सल्फेट का कोई टेस्ट होता है, इसको अमोनियम एसिटेट वगैरह से डिसॉल्व कर देते हैं इसको, अमोनियम एसिटेट से, तो ये हमारे पास लेड एसिटेट वगैरह बनता है। ये इसका एक अलग तरीका है। अब यानी कि जो फ्लेम में आपके पास ना तो ये फ्लेम आ रही है, ना ये आ रही है, ना आ रही है, तो फिर आप इसका भी देख सकते हैं। और फिर ये भी नहीं हो तो फिर टाइटेनियम ऑक्साइड का कुछ होता है कि वो कुछ और तरीके के टेस्ट करते हैं उससे। तो मेरा कहने का मतलब, मैं यहाँ पर आपको टेस्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरऑल चीजें बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने मिक्सचर को आप इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। और ये मैंने अभी तक आपको बताया इनसॉल्युबल के बारे में। ये जो स्कीम है मिक्सचर एनालिसिस की, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। प्रोसीजर तो वही सेम फॉलो अप करेंगे आप, है कि नहीं? जब मैं एक बात बताता हूं, जैसे एक गाड़ी आपको दी मैंने, चाहे कार है, चाहे स्कूटर है, चाहे साइकिल है, उस गाड़ी को 20 जने चलाते हैं, गाड़ी तो वही है, 20 जने चलाएंगे, उनके अपनी अपनी डिफरेंट रफ्तार से चलाएंगे, अपने डिफरेंट तरीके से चलाएंगे, है ना। आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, ए से बी तक जाने के लिए लोग उसको अपने अपने तरीके से चलाएंगे, पहुंच तो जाएंगे लेकिन अपने अपने तरीके से चलाएंगे। अब अपने अपने तरीके से चलाने का मतलब यह है कि हमारे को मिक्सचर एनालिसिस से मैं कैसे इसको दे रहा हूं कि भाई मिक्सचर एनालिसिस के अंदर मैं बोलता हूं कि टेक पिंच ऑफ द सॉल्ट। अब पिंच ऑफ द सॉल्ट का मतलब कितना है, अब ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा। अब कोई सोचता है कि भाई 5 मिलीग्राम है, कोई 7 मिलीग्राम है, कोई 8 मिलीग्राम समझता है। फिर मैं कहता हूं कि ऐड फ्यू ड्रॉप्स। फ्यू ड्रॉप्स मतलब कितनी, 2 3 5 7। फिर ड्रॉप है तो ड्रॉप का साइज क्या है ना। आपने सोल्यूशन लिया तो सोल्यूशन का कितना लिया है, मैंने कहा टेक लिटिल ऑफ द सोल्यूशन। फिल्टर कैसे करना है, अब फिल्टर करने का मतलब है सेंट्रीफ्यूज करना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हर एक आदमी अपने अपने तरीके से करेगा। अभी जैसे मैं बोल दूं, इसको ऐसे भी करें, मेरे को दूसरा ध्यान आ रहा है कि आलू दे दिया, आलू की बटाका की साग बनाना है ना, बटाके का साग बनाना है, उसमें बटाका भी जाएगा, टमाटर भी जाएगा, और वो मीठू भी जाएगा, मिर्चा भी जाएगा, लहसुन भी जाएगा। सभी की क्वांटिटी सभी 20 बच्चों को दी है मैंने, वो के वही। तो क्या वो सबके सब सेम बना देंगे क्या वो?
कोई हाँ फ्लेम में सर। कितनी टाइम रखेगा, कोई कम रखेगा। तो इस तरीके से सभी की जो सब्जी बनेगी वो डिफरेंट हो सकती है ना। तो मैं कहा कि भाई कलर सब्जी का कैसा है, किसी को रेड बनाना है, किसी को मतलब थोड़ा सा कम रेड बनाना है। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें एफर्वेसेंस आएंगे, तो एफर्वेसेंस कोई कैसे देखता है, कोई कलर कैसे देखता है, कलरेशन में और प्रेसिपिटेशन में फर्क होता है। तो ये सारी बातें जो होती है ना, ये अपने आप तजुर्बे से आती है, मेरे सिखाने से नहीं आएगी। मेरे सिखाने से मैं जितना आपको कंफ्यूजन दूंगा, है ना, उतना मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। और उस कंफ्यूजन को आप सॉल्व करो कि भाई ये ऐसे आएगा तो फिर कैसे करेंगे, अच्छा ओहो इसको ऐसे करके, और लिटिल मैंने लिया, फ्यू ड्रॉप डाली मैंने, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरह की बातें होंगी। एनीवे, तो मैंने कहा बताया आपको, आज इनसॉल्युबल्स के बारे में बताया ना। अभी हम लेते हैं, मान लीजिए आपको वो पता है सोडा एक्सट्रैक्ट बताया था आपने, मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट का याद है कि नहीं है? यस सर। नो सर। यस सर। गरम पानी ला, गरम पानी। भाई ये सोडा एक्सट्रैक्ट का जो मतलब है, ये इसका मतलब ये है कि जो भी आपका मिक्सचर के अंदर एनायंस हैं, है ना, चाहे वो सल्फेट है, बोरे, मतलब कोई भी एनायंस जो हैं वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, सोडियम की फॉर्म में आ जाएंगे। सोडियम प्लस एनायन ऑफ योर मिक्सचर, ठीक है ना, वो आयनिक फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, सोडियम प्लस एनायंस, ठीक है। और प्लस क्या है सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर, सोडियम प्लस कार्बोनेट एनायन प्लस प्लस वाटर प्लस मिक्सचर। कार्बोनेट है ये, समझ रहे हो, मैं आई बात आपको। सोडियम अनायन है, और सोडियम भी है उसके अंदर, और आपके सारे अनायंस होंगे जो कि सोडियम की फॉर्म में होंगे। जैसे आपका सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट होगा, लेकिन सल्फेट आयंस अलग होंगे और सोडियम आयंस अलग होंगे। और उसके इन एडिशन टू दैट कार्बोनेट तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया था, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया था हमने एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लिया था, प्लस मिक्सचर मिक्सचर प्लस लिया था, वाटर प्लस वाटर लिया था। प्लस वाटर इसको हमने बॉईल बॉईल किया था 15 मिनट्स तक, फिर इसको हमने फिल्टर किया था या सेंट्रीफ्यूज किया था। फिर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेट और फिल्ट्रेट ये लेकर हमारे पास ये क्या आ गया था, दिस इज कॉल्ड सोडा एक्सट्रैक्ट। इस सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है, इस सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर है सोडियम, अनायन, जो भी अनायन आपके पास है वो, और कार्बोनेट। अभी ये जो अनायंस हैं वो किस फॉर्म में है, कार्बोनेट है उसके अंदर। तो अभी अनायन प्लस कार्बोनेट ये क्या करेंगे, आपस में इंटरफेयर करेंगे कि कार्बोनेट तो हमेशा प्रेजेंट ही है, तो कार्बोनेट को रिमूव कैसे करना है, हाउ टू रिमूव कार्बोनेट इन सोडा एक्सट्रैक्ट। अब सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर कार्बोनेट कैसे, और कार्बोनेट कैसे डलेगा, कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव यू एफरवेसेंस। एफरवेसेंस आएगी ना। तो एफरवेसेंस का क्या मतलब होता है कि जो ये कार्बोनेट हमने लिया और उसमें एसिड डाला, हमने डाला 2 ड्रॉप डाली, एफरवेसेंस आई, अरे एफरवेसेंस आ गई तो इसका मतलब क्या, ये एसिडिफाई हो गया। कार्बोनेट प्लस एसिड डालते हैं टू एसिडिफाई, टू एसिडिफाई मींस कंप्लीट रिमूवल ऑफ कार्बोनेट।
which is ensured when all the effervescence ceases। जब सारी की सारी एफर्वेसेंस खत्म हो जाती है तब इसका मतलब है कि कार्बोनेट नहीं है उसके अंदर। वो कैसे मालूम चलता है? आपने यहां पर लिया टेस्ट ट्यूब में, ये क्या लिया आपने? सोडा एक्सट्रैक्ट ले लिया। सोडा एक्सट्रैक्ट आपने लिया, इसके अंदर आपने डाला फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, डाल दिया आपने, तो क्या हो गया? एफर्वेसेंस आई। अब ये एफर्वेसेंस खत्म हो गई। अरे तो क्या मतलब इसका कि ये, इसका क्या मतलब है कि एसिडिफाई हो गया? नहीं, दोबारा से आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाला, फिर देखा फिर भी एफर्वेसेंस आ रही है। इसका मतलब अभी तक ये कंप्लीट एसिडिफाई नहीं हुआ है। ठीक है? व्हेन आप जब आप एसिड डाल रहे हैं और एसिड की डाला, 1 ड्रॉप डाला, 2 ड्रॉप डाला, आप डालते जा रहे हैं, जैसे ही एफर्वेसेंस आनी बंद हो जाए, इसका मतलब एसिड डालने पर अगर एफर्वेसेंस नहीं आ रही है तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोडा एक्सट्रैक्ट है ये कंप्लीटली एसिडिफाई हो गया है और उसमें अब कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना? अगर मिक्सचर के अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट था तो हमको डायरेक्ट मिक्सचर के अंदर हमको डालना है क्या? डाइल्यूट एसिड। कैसे? ये वॉच ग्लास लिया हमने, वॉच ग्लास पे मिक्सचर रखा, मिक्सचर पे 2 या 3 ड्रॉप डाला हमने एसिड, और फिर देखा गौर से कि एफर्वेसेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। उससे हमको मालूम हो जाता है दिस इज मोर और लेस ए कंफर्मेटरी टेस्ट। इससे अच्छा टेस्ट कोई होता नहीं है कार्बोनेट का। ठीक है? जो कि हमें स्मॉल स्केल पे करना हो, लेकिन फिर वही बात होती है कि आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है इसको करने के लिए। ठीक है? तो कार्बोनेट का जब हमने टेस्ट कर लिया, यहां पर कार्बोनेट को हमने माइनस कर लिया। अगर मेरे को इसके अंदर क्लोराइड टेस्ट करना है ना, और सोडा एक्सट्रैक्ट है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? एसिडिफाई करूंगा। मैं एसिडिफाई किससे करूंगा? कौन से एसिड से करूंगा? कैन आई एसिडिफाई इट विद डाइल्यूट HCl? कर सकता हूं क्या मैं? यस सर, नो सर? यस सर। नहीं, कैन आई एसिडिफाई सोडा एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट HCl? यस। No, sir. नहीं, नो, कांट। concentration H2SO4। वो भी नहीं। मैं Yes, sir, ठीक है, concentration. वो ठीक है, लेकिन अगर मैंने डाइल्यूट HCl से किया तो क्या हो गया? मैं टेस्ट करना चाहता हूँ क्लोराइड का, और मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया पहले से इसके अंदर, तो यानी कि क्लोराइड तो मैंने डाल ही दिया। तो इसका मतलब मेरे को एसिडिफाई, अगर मुझे क्लोराइड टेस्ट करना है, फॉर क्लोराइड डोंट ऐड HCl, फॉर सल्फेट don't add H2SO4, for nitrate don't add HNO3, for acetate, acetate क्या होता है? CH3CO-, don't add acetic acid, that is Sir, NH4OH. क्या? Ammonium hydroxide. NH4। अरे तो उसका क्या करने का? NH4OH तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका क्या करने का? ये तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हमको टेस्ट करना है क्लोराइड का। जब क्लोराइड का टेस्ट करेंगे तो हम HCl से एसिडिफाई नहीं करेंगे। जब सल्फेट का टेस्ट करेंगे तो H2SO4 से एसिडिफाई नहीं करेंगे। जब नाइट्रेट का टेस्ट करेंगे
तो हम नाइट्रिक एसिड से एसिडिफाई नहीं करेंगे, जब एसीटेट का टेस्ट करेंगे तो हम एसिटिक एसिड से एसिडिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इससे एसिडिफाई किया तो हमने इसका मतलब ऐड ही तो कर दिया ना, ये HCl डाला हमने कार्बोनेट रिमूव करने के लिए, लेकिन हमने तो क्लोराइड को टेस्ट करना था तो क्लोराइड में डाल दिया तो बेकार हो गया। तो ऐसे ही ये ध्यान रखना है हमारे को। ओके, यस सर, नो सर? यस सर। यस ये सर, बात यस बहुत सर। बहुत जरूरी है ये ध्यान रखने की। ठीक है, अभी तुम मेरे से 40 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, अब तुम बताओ, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ पूछना है बेटे आपको? हाँ मैं पूछ रहा हूँ सबसे बेटे, आपसे पूछ रहा हूँ, पूछना कुछ आपको? सारे सो गए हो क्या? स्टूडेंट्स प्लीज रेस्पॉन्ड। नो सर। नो सर। तो अभी कुछ पूछना है तो पूछिए आप मेरे से। कुछ नहीं सर पूछना है? एग्जाम के रिलेटेड पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, कुछ भी पूछो भाई। अगर आप हाँ, जो हमारी प्रैक्टिकल के लिए एक्सटर्नल आज मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल से पूछोगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप बोलिए क्या सर, पूछना है। अभी न्यूज में जो चल रहा है कि हमारी एग्जाम ऑनलाइन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक हम कभी भी दे सकते हैं, तो वो बात सही है? ये न्यूज में कहाँ पर है? ऑनलाइन मेरे को भेजो न्यूज वाली। ये सवेरे 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दे सकते हैं ऑनलाइन, क्या मतलब? वो सर ऐसे न्यूज में 2 दिन से आ रहा है हाँ, गुजरात यूनिवर्सिटी में, हाँ, तो ये बात क्या सही है? क्या क्या आ रहा है बताओ तो सही। 50 मार्क्स का पेपर होगा, क्वेश्चन आंसर MCQ, और इंटरनल की सुबह external? 7 बजे से एक्सटर्नल के बारे में पूछ रहा हूँ सर मैं। अच्छा, नहीं एक्सटर्नल के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, अभी हमारे को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है। मतलब ये ओके ठीक है सर। आप ऐसे बता रहे हो ना कि कोई भी बच्चा कभी भी टेस्ट दे सकता है, ऐसे वाला ना? हाँ सर, ये यही मैंने पढ़ा था इसलिए बोल रहा था। नहीं नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई कोई भी स्टूडेंट जब चाहे जब मर्जी उठे और टेस्ट देना चाहे दे दे, तो उसमें हमको क्या दिक्कत होगी? हम तो तैयारी रखेंगे। और पेपर भी जो देखो, आपने वो सुना होगा ना बेटा, कि जो लोग MSc करके बाहर जाते हैं, GRE का एग्जाम देते हैं, टोफल का एग्जाम देते हैं, है ना? सुना आपने कि नहीं सुना? हाँ सर, सुना तो है। यस है ना? सर। तो उनके लिए जो एग्जाम होता है वो भी तो कभी भी वो डेट लेते हैं और वो एग्जाम दे देते हैं उस दिन। तो उनके क्वेश्चन पेपर्स रेडी होते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर्स जो है डायनेमिक तरीका होता है उनका क्वेश्चन सेट करने का। तो उसके हिसाब से होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें से क्वेश्चंस अपने आप मॉडिफाई होकर आते रहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप रेस्पॉन्ड कर दीजिए, हो जाता है। लेकिन अभी तक उसको किस तरीके से कार्यान्वित करना है यूनिवर्सिटी ने, हमारे पास टीचर्स के पास कोई ऐसा नहीं आया है कि कैसे करना है। क्वेश्चन बैंक हमने कुछ सबमिट कर रहे हैं, लेकिन दोज क्वेश्चन बैंक आर ओनली 100 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक है वो। एक पेपर के 100 मार्क 100 क्वेश्चन हैं, तो वो कोई ज्यादा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल जब तक एक क्वेश्चन बैंक अच्छा तैयार नहीं होगा तब तक कैसे होगा, मुझे पता नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी कहेगी वैसा करेंगे। और कोई क्वेश्चन? हेलो, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ये जो प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने बताया, वोगल की बुक, और वो इसके बुक के अंदर हमने दिए हुए हैं सब तरीके से, कैटायंस कैसे करते हैं, एनायंस कैसे करते हैं, रेयर अर्थ कैसे करते हैं, इनसॉल्युबल कैसे करते हैं, इंटरफीडिंग आयन कैसे करते हैं, ये सब चीजें इसमें दी हुई हैं। आपको कहीं पर अगर दिक्कत आ रही है समझने में तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, अभी चाहे अभी या बाद में पूछ सकते हैं। लेकिन ये बुक जो है मैंने आपको शेयर भी की हुई है, मैं अब आपको दिखा देता हूँ ये बुक मैंने कहाँ शेयर की हुई है। ये बुक
ये देख रहे हैं आप वोगल क्वालिटेटिव एनालिसिस ये बुक देखा आपने? सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बुक के? यस सर, नो सर? सर आपने नो स्क्रीन सर। शेयरिंग ऑफ कर दिया है। हैं? मैंने क्या कर दिया है? आपने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया है। ओ, स्क्रीन शेयरिंग ये लो ऑन हो गया। ठीक है, ये बुक दिखाई दे रही है आपको? ओके ओके, आ रही है यस सर। ठीक है ना? ये बुक है, ये 7th एडिशन है। इसी के बारे में मैंने पेज नंबर जो लिखवाए थे वो इसी बुक से लिखवाए थे। तो ये बुक आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है ना? ये बुक आपके पास, ये कहाँ पर है? ये दिखाई दे रही है आपको बुक? ये बुक ये रही, दिखाई दिया है यहाँ पर ये पूरा स्क्रीन? देखा लास्ट में ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर, नो सर? यस सर। गूगल की Yes, टाइम टेबल है, सिलेबस है, ठीक है ना? ये सब चीजें, हॉलीडे लिस्ट, रिकॉर्डिंग्स में सब आ गया है। अभी ये जो प्रैक्टिकल लेक्चर 1 था ये यहाँ पर हो गया है। लेक्चर 2 जो अभी मैंने कराया था इनको भी मैं दोनों को दे दूंगा आपको लेक्चर। ये रिकॉर्डिंग्स के अंदर आपके पास इसको नहीं दूंगा मैं। जो मैंने आज अभी हम जो बात कर रहे हैं ये पूरा का पूरा लेक्चर इस रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर सभी लेक्चर्स दे रखे हैं। थ्योरी के लेक्चर्स यहाँ पर हो गए सारे के सारे। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10 11 ये सब यहाँ पर लेक्चर्स हैं। और अभी प्रैक्टिकल के लेक्चर्स में यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? बोलिए। नो सर। पूछ लीजिए कुछ, क्योंकि आपका जो मुझे लगता है ऑनलाइन आपका एग्जाम कब से हो रहा है? ऑनलाइन प्रैक्टिकल का कोई आया शेड्यूल? परसों से तो आपके थ्योरी हो रहे हैं, प्रैक्टिकल कब से हो रहे हैं? 5 तारीख। हाँ, ऑनलाइन प्रैक्टिकल आपके 5th से है। 4th and 5th सर। 4th and 5th, गुड, बस हो जाएगा आपका। और पूछिए। उसके बाद फिर आपका सबका सिलेबस खत्म हो गया ना? जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस कब बाकी है किसी का? है बेटा? आपका थ्योरी खत्म हो गया सब टीचर्स का? नो सर, बाकी किसका है। रह गया है? किस का रह गया है? फिजिकल में बाकी है। अच्छा, और इनऑर्गेनिक में भी बाकी है। इनॉग्रेशन में क्या मैंने तो खत्म कर दिया। हाँ, उन्नति मैम का बाकी है अभी। अच्छा, और वोरा सर का भी थोड़ा बाकी है। ओके, ठीक है कोई नहीं। फिजिकल में मैसूरिया सर का थोड़ा बाकी है। हाँ, तो 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा सब काम खत्म, है ना? यस सर। ठीक है, हमारी इच्छा ऐसी है कि आपका 1 मार्च से सेमेस्टर 2 शुरू कर दिया जाए, ऐसी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चलिए कुछ और पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर जो बच्चों को नहीं पूछना है वो लॉग आउट कर जाएं। जिनको पूछना है या वो रहना चाहते हैं यहाँ पर तो वो रहे, बाकी सब बच्चे लॉग आउट कर जाए ताकि हम इसको खत्म करें। प्रैक्टिकल का आपका अब, क्योंकि हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल का ही एग्जाम होगा आपका, कैसे होगा वो मुझे लगता है हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसके आंसर करने पड़ेंगे आपको। आप गूगल की बुक को पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। गूगल की बुक का जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो टेक्निक है हमारी, इट इज बेसिकली हमको केमिस्ट्री सीखनी है, इनकी इस एनालिसिस की केमिस्ट्री सीखनी है हमारे को, ना कि कोई जो हम बाजार में जाएंगे ना मिक्सर लेकर कोई चीजें, तो हमको एकदम पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। अब टेक्निक्स बहुत आ गए हैं, लेकिन जो इसके पीछे केमिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है। पहले कभी हुआ करता था कि इनमें से आयंस बताना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी कि भाई इसको आप एनालाइज करके बता सकते सर इसमें क्या है। अब ये कहता है एनालिसिस तो कोई भी बता देगा, जिसको आर्ट्स वाला बच्चा वो भी बता देगा, मशीन पे जाएगा रख के बता देगा, लेकिन जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसकी वो इम्पोर्टेंट है। और आपका जो एग्जाम होगा इंटरनल टेस्ट, उसमें केमिस्ट्री पूछी जाएगी टेस्ट की, आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कौन सा
आयन क्यों आता है, किसके प्रेसिपिटेट क्यों होते हैं, डिजोल्व क्यों होता है, कलर क्यों आता है इसका, ये इसकी वजह क्या होगा, इसमें अमोनियम क्लोराइड अमोनियम ऑक्साइड क्यों डालते हैं, रेयर अर्थ का क्या मतलब होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं इंटरनल टेस्ट और एक्सटर्नल टेस्ट के अंदर। ठीक है, ओके। और पूछो बेटा, तो पूछो, तो नहीं तो फिर जाओ नमस्ते करो और क्या। आपका वैसे इसमें टेस्ट में कुछ है नहीं, मतलब सॉरी, जो आपका मिक्सचर एनालिसिस का बुक देख के ही मिक्सचर को एनालाइज किया जाएगा। और मिक्सचर हम क्या करते थे, मिक्सचर बनाकर स्टूडेंट्स को दे देते थे और उसको बता देते थे। जैसे हमने ये लेक्चर ले लिया ना, तो अब वो इस लेक्चर की नॉलेज से और बुक को देखकर अपने आप, जैसे मैंने बताया कि अपने आप देखकर वो अपनी स्कीम बनाता है कि कैसे कैसे उसको एनालिसिस करनी है। जैसे ही लैब में घुसेगा तो उसे क्या करना है, मिक्सचर लेकर पहले सोडा एक्सट्रैक्ट बना देना है, फिर कुछ डायरेक्ट टेस्ट जो कर सकता है वो कर लेगा, फिर कुछ रेडिकल टेस्ट कर लेगा, इंटरफेरिंग आयंस टेस्ट कर लेगा, इनसॉल्युबल्स को टेस्ट कर लेगा। बस इस तरीके से अपनी एक स्कीम तैयार करके बच्चा उसको एनालिसिस करता है। ऐसे होता है। ठीक है, अभी भी कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए बेटा। यस सर, नो सर, कुछ पूछना है? Okay, I am calling it a day. Please log out if you don't have to ask anything. Please remain if you have to ask anything. अगर नहीं पूछना है तो लॉग आउट कर जाइए, क्लास खत्म हो गया। प्रैक्टिकल आपका जो है ऑल द बेस्ट आई कैन से, क्योंकि हम प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे नहीं, करवा नहीं पा रहे हैं, और थ्योरी के सॉरी प्रैक्टिकल नहीं करा पाएंगे आपको फिजिकली। तो बस इतना ही समझाना से ज़्यादा नहीं है। बाकी आपका जो क्लास लिया होगा उन्होंने लिया होगा, क्या कहते हैं, पारिक साहब ने। और ये जो लेक्चर जो मैंने आज लिया है ये पिछले पौने 2 घंटे से, इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको इसी टीम पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके, लॉग आउट, ओके सर। लॉग आउट हो जाइए बेटा।